तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। तो ये वाला देखो डेरिवेशन हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, जो था रिलेशन बिटवीन आरएमएस एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई, इंटीग्रेशन करना भी सीखा हमने, और उसमें रिलेशन भी देखा कैसे आता है, और कुछ फॉर्मूले भी हमने वहाँ पे टिग्नोमेट्री का भी देखे थे, कॉस टू थीटा के। तो सारी चीज़ आपको याद रखनी है। देखो मैथ्स वाले के लिए तो आसान चीज़ें हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले के लिए थोड़ी सी टिपिकल पड़ जाती है, तो इसलिए वो फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है वो सीखना आपको जरूरी है। ठीक, अब हम आज आगे स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस। हमारे पास एक एसी सर्किट होगा जिसमें एक इंडक्टेंस लगा होगा। इंडक्टेंस मींस आप अच्छे से जानते हैं इंडक्शन कॉयल, जो हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में जो आपने कॉयल पढ़ी थी, जिसमें सेल्फ इंडक्शन पढ़ा हमने, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा, जो वो कॉयल होती है ना, उसी को हम इंडक्शन कॉयल बोलते हैं, या फिर उसको इंडक्टेंस आप बोल सकते हैं। तो उसी इंडक्टेंस के बारे में आपको पढ़ना है। और आप अच्छे जानते हैं जब भी एक कॉयल होगी, किसी कॉयल में अगर करंट फ्लो होगा, वो भी एसी करंट। देखो एसी करंट क्या होता है, एसी करंट की वैल्यू या उसकी प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है, वो टाइम के साथ साथ वैरी होता रहता है, टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। और जब भी टाइम के साथ साथ अगर करंट वैरी होगा, तो उस सर्किट से जाने वाला क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस इंडक्शन कॉयल में एक ईएमएफ जनरेट होगी, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और वही चीज हमने यहाँ पे सीखनी है कि इंडक्टेंस लगाने के बाद कि एसी सर्किट में होता क्या क्या है, उस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। तो आपके पास मैंने यहाँ पे फिगर बना के दे रखा है आपको। तो देखो एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, ये एसी सर्किट है। एसी सर्किट में ध्यान रखना, हम जब भी हम पावर सप्लाई को दिखाते हैं तो इस तरीके से हम उसको साइन बनाते हैं। जैसे बैटरी का साइन या सेल का साइन कुछ अलग था, जिसमें डीसी करंट था। डीसी करंट वाला साइन तो सिंपल होता है ना, वो सेल का साइन जो होता है। यहाँ पे जो एसी करंट का जो साइन होता है इस तरीके से होता है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। हमने क्या कर रखा है, इस इंडक्टेंस के जो एंड्स हैं उस पर क्या लगा रखी है, वोल्टेज लगा रखी है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो कंसीडर अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस कॉयल ओनली। हमारे पास इंडक्टेंस कॉयल है, उसमें हमने एक सर्किट लगा दी। इंडक्टेंस कॉयल क्या होती है आप अच्छे जानते हैं, मैंने आपको इंडक्टेंस जब पढ़ाया होगा। इंडक्टेंस कॉयल क्या है, एक सर्किट की एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण उस सर्किट में क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना होता है। तो इंडक्शन, इंडक्टेंस कहीं पे भी लिखा होगा, इंडक्टेंस का मतलब होता है इंडक्टेंस इज अ सर्किट। इंडक्टेंस क्या है, एक सर्किट है। कैसा सर्किट है, जिस सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, इंडक्टेंस एक सर्किट होता है, एक कॉयल होती है। वो कॉयल इस तरीके से होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना होता है, इसलिए तो उसको इंडक्टेंस कॉयल कहते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस का क्या हो रहा है, फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, समझ बात। उसको इंडक्टेंस कॉयल क्यों कहा, क्योंकि उस कॉयल में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना होगा। कब होगा फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जब उस कॉयल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा अगर कॉयल से रिलेटेड, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना अगर होगा, तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट होगी। तो यहाँ पे एसी करंट हमने जैसे यहाँ पे एसी पावर सप्लाई लगाया, तो आपको पता है एसी पावर सप्लाई हमने लगाया, तो यहाँ पे एसी करंट जाएगी सर्किट में, ऊपर की तरफ को एसी करंट जाएगी। और करंट ऐसी, ये एसी करंट इस तरीके से होती है कि वो अपनी वैल्यू चेंज करती रहती है टाइम के साथ साथ। इसका मतलब अगर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इस कॉयल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉयल में एक ईएमएफ जनरेट होगा। और वो ईएमएफ कहां से निकलता है, इस फॉर्मूले से अगर आपको अच्छे से याद होगा, जब मैंने आपको सेल्फ इंडक्शन बताया था, सेल्फ इंडक्शन बताया था, ये सेल्फ इंडक्टेंस कॉयल बताई थी, तो मैंने आपको बताया था सेल्फ इंडक्टेंस जो कॉयल होती है उसमें इतना ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस कॉयल में। और एल क्या है आप अच्छे जानते हैं, यह है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर इसको इंडक्टेंस भी आप जनरली कह सकते हैं। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे V डैश यानी कि इस L, देखो हमने इतना वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करा, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। लेकिन जो ये L कॉयल है ना, जो इंडक्टेंस कॉयल है, इसके अंदर जो जनरेट हुआ है ईएमएफ अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, वो इतना हुआ है। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, मैंने यहाँ पे लिखा एट एनी इंस्टेंट इन द रेजिस्टेंसलेस कॉयल। अगर हम यहाँ पे तो जो आपको कॉयल दिख रही है ना, यहाँ पे जो आपको सर्किट दिख रहा है, इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, केवल इंडक्टेंस है। तो ऐसा सर्किट जिसमें केवल इंडक्टेंस हो, उसमें आपका टोटल पावर सप्लाई प्लस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दोनों को जोड़ के जीरो निकल के आता है। आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है, दिमाग में आपको इस चीज को बिल्कुल फिट कर लेना है, बैठा लेना है। ठीक है, अब आपके पास यहां से क्या हो गया, देखो V बराबर माइनस V डैश हो गया। अब V डैश की वैल्यू आप यहां से उठा के यहां पुट कर दो, सिंपल सिंपल। तो माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा L di बाई dt। ठीक है, अब हमने इससे पहले जब हमने एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस पढ़ा था, तो हमने क्या करा था, वहां पे पावर सप्लाई हमारे पास जो वोल्टेज दी थी, वोल्टेज की इक्वेशन हमें गिवन थी, और उसकी मदद से हमने करंट की इक्वेशन ड्रॉ की थी, निकाली थी। मतलब यहां पे भी आपको वही करना है। वोल्टेज की इक्वेशन तो आपको दे रखी है इनिशियली, आपको करंट की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, करके इस कॉयल से, इस सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आपके पास हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर। अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में आपके पास ज्यादा कुछ तो है नहीं, केवल है एसी सर्किट। एसी पहला एसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस हो, केवल रेजिस्टेंस। दूसरा एसी सर्किट है जिसमें केवल इंडक्टेंस हो,
तीसरा एसी सर्किट है जिसमें कैपेसिटेंस हो, फिर चौथा एसी सर्किट भी आएगा आपके पास जिसमें एलसीआर होगा, यानी कि तीनों चीजें एक साथ हो जाएंगी, इंडक्टेंस भी आ जाएगा, कैपेसिटेंस भी आएगा और रेजिस्टेंस भी आएगा। तो अभी तो हम दूसरा सर्किट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का जिसका नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस वाले में क्या होता है थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। अब आपको मैंने बोला क्या करना है, जितने भी सर्किट आप एसी सर्किट पढ़ेंगे इसमें आपके पास वोल्टेज तो दी होगी, इनपुट वोल्टेज कितनी लगा रहे हैं, V बराबर V0 sin ओमेगा टी, और उसकी मदद से उसकी हेल्प से आपको करंट का इक्वेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर दो, देखो DI को एक तरफ छोड़ दो तो आपके पास जो बचेगा ना वो बच रहा है V/L dt, इस तरीके से बच जाएगा। इतनी सी मैथ, जनरल सी मैथ है, आपको इतनी मैथ आनी चाहिए, ठीक है। या फिर L को इस तरफ लिख दो, LDI बराबर क्या हो जाएगा VDT। आप दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि टोटल करंट निकालने सर्किट से जाने वाली है तो DI है, स्मॉल करंट है। टोटल करंट कैसे निकलेगी, जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लगा दिया इंटीग्रेशन LDI बराबर इंटीग्रेशन VDT, ठीक है। L तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन DI बच जाएगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पे से क्या होगा, V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, V की वैल्यू होती है V0 sin ओमेगा टी, क्योंकि वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी, और dt इस तरीके से, ठीक है। L और देखो इंटीग्रेशन DI हो गया, ध्यान रखना जब भी ऐसा हो यहाँ पे 1 है, देखो 1 है और 1 का इंटीग्रेशन करना मैंने अभी आपको अभी सिखाया कि 1 का इंटीग्रेशन कैसे करना है लास्ट वाली वीडियो में। देखो जब भी मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, जब भी हम किसी कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं ना, जैसे मैंने k dx करा तो ये kx हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने करा इंटीग्रेशन 2 dx करा मान लो तो ये हो जाएगा 2x। अगर मैंने इंटीग्रेशन 1 dx करा तो ये 1x हो जाएगा, 1x का मतलब x ही होता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि 1x है तो यहाँ पे ये i हो जाएगा, कहने का मतलब है। या फिर ऐसा समझ लो इंटीग्रेशन से d वाला साइन कट हो जाता है और li वो बच जाएगा, यानी कि l तो है ही बाहर, l कॉन्स्टेंट है इसलिए उसको हमने इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लिया और i को इस तरीके से यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। इक्वल टू आपके पास v0 भी कॉन्स्टेंट होता है, वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपको केवल करना है साइन ओमेगा टी का, और आप अच्छे से जानते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन अगर आपको साइन थीटा करना है तो आपको मिलेगा, वो आंसर मिलेगा माइनस कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना सिखाते हैं, LI बराबर V0 और ये साइन थीटा जो हो गया ये इसका हो जाएगा कॉस थीटा, मैंने बोला वो भी माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। और थीटा तो है नहीं, वो है ओमेगा टी, क्या है वो, थीटा नहीं है, वो क्या ओमेगा टी है। तो इस ओमेगा टी का दोबारा इंटीग्रेशन होगा, और दोबारा मतलब चेन रूल होगा, और चेन रूल में जब हम डिफरेंशिएशन में चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं ना तो ओमेगा जो भी टर्म होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन इंटीग्रेशन का हिसाब है उल्टा, यहाँ पे क्या आता है सीधा डिवाइड में आ जाएगा, ओमेगा सीधा डिवाइड में आएगा, टी को हम लेंगे नहीं क्योंकि टी dt है, ठीक है, टी और dt इसलिए लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। तो एक्चुअल में जो आपके पास क्या बचा यहाँ पे देखो, एक्चुअल में आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है LI बराबर माइनस V0 अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इतना आपके पास अभी निकल के आ गया। कॉस ओमेगा टी, याद रखना ओमेगा टी कॉस के साथ है, टोटल कंप्लीट ले। अब इस इक्वेशन को हम आगे को कंटिन्यू करते हैं कि इसमें क्या करना है। जहां तक भी हम पहुंच गए उसके आगे कंटिन्यू करेंगे अब। तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, देखो उसके आगे आपके पास जो इक्वेशन निकल के आई ना, हम यहाँ पे पहुंच गए। अब हम I0 निकालेंगे, I है ना, I करंट की इक्वेशन निकाल ले हम। I बराबर क्या है हमारे पास, माइनस तो था इस तरफ, माइनस V0 अपॉन ओमेगा L, और बच गया वो कॉस ओमेगा टी। देखो कहां से माइनस आए, कितने सारे माइनस आए, कटे भी हैं, फिर माइनस आ गया, देखो यहाँ पे है ना। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे सिंपल कॉस ओमेगा टी इक्वेशन बन गई, लेकिन आपको करंट की इक्वेशन अगर आपको याद होगी, जो आपकी एसी करंट की इक्वेशन थी वो थी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, यानी कि आपको इक्वेशन को ना साइन ओमेगा टी वाले फॉर्म में यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि साइन ओमेगा टी कैसे बनेगा। इस कॉस ओमेगा टी को आपको साइन ओमेगा टी बनाना है, या फिर इसको कॉस थीटा ही मान लो, सिंपल सी बात है। चाहे आप ओमेगा टी बाद में लिख देना, देखो मैंने बोला चाहे आपको इस तरीके से लिख दो माइनस V0 अपॉन ओमेगा L, और चाहे इसको ऐसे कॉस थीटा लिख दो, क्योंकि थीटा बराबर ओमेगा टी था, ये भी हमने कहीं ना कहीं पे इस चैप्टर में ही पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो I बराबर आपके पास क्या हुआ, देखो माइनस V0 अपॉन ओमेगा L, और कॉस थीटा को आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको याद होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, रिमेंबर याद करो अच्छे से कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो क्लास 10th का फॉर्मूला इतना आपको आना चाहिए। ये π/2 90 है, मैंने पहले बोला पाई जो होता है ना, जो पाई होता है उसे 1 रेडियन बोलते हैं, और 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है, इतना ध्यान रखना है। तो π/2 करेंगे तो 90 आएगा, सीधी सी बात है। तो ये 90 माइनस थीटा ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो माइनस है ना, इस माइनस साइन को हम अंदर को पुट कर देते हैं, तो आपके पास बचेगा V0 अपॉन ओमेगा L, और क्या हो जाएगा ये साइन, और जैसे ये माइनस अंदर जाएगा ना तो ये थीटा आगे आ जाएगा और π/2 पीछे हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास I बराबर क्या आ जाएगा, V0 अपॉन ओमेगा L, और जो ये बच जाएगा साइन, और ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2, है ना। अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको भी हटा दो, तो I बराबर आपके पास बचेगा V0 अपॉन ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये निकल के आ गया आपकी करंट की इक्वेशन। अब ये जो मेन करंट की इक्वेशन निकली ना, इसको कुछ भी इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1 2 A B कुछ भी, इसको कंपेयर करो मेन करंट की इक्वेशन से।
देख लो यहाँ पे लिखना है कंपेयर द इक्वेशन ए विद द आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, ऐसा आपको लिखना है। आपको क्या लिखना है, कंपेयर द इक्वेशन ए विद द आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो वहां से आपका जैसे आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास आई जीरो बराबर निकल के आ जाएगा वी जीरो अपॉन ओमेगा एल। देख लो ये आई जीरो की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वी जीरो अपॉन ओमेगा एल। तो आई जीरो बराबर ये आएगा तो या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो हाँ वी जीरो, ये वन अपॉन ओमेगा, ओमेगा एल को एक तरफ छोड़ दो तो वी जीरो अपॉन आई जीरो एक तरफ ले जाओ और इक्वल टू लिख दो ओमेगा एल, इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको याद होगा ओम्स का लॉ वी बराबर आई आर होता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वी अपॉन आई के बराबर होता है ना, ये तो रेजिस्टेंस था। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये निकल के आया ना वी जीरो अपॉन आई जीरो, ये ओमेगा एल है। ये जो ओमेगा एल निकल के आया इसको हम एक टर्म से और डिनोट करते हैं, याद रखना इसको हम एक्स एल भी बोलते हैं। और एक्स एल है कुछ नहीं, ये ऐसा ये रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है, एक्सएल। ये रेजिस्टेंस है ऐसे सर्किट का जिसमें इंडक्शन कॉइल है। आपको समझे, ओमेगा एल देखो क्या है, देखो वी अपॉन आई बराबर आर होता है, बच्चे जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आर तो था नहीं इस सर्किट में, इस सर्किट में तो इंडक्टेंस है। तो ये जो ओमेगा एल है ना, इसको हम एक्सएल से डिनोट करते हैं। और ये एक्सएल जो होता है ये इसी सर्किट का, जिस सर्किट में इंडक्टेंस कॉइल जुड़ी है उस सर्किट का रेजिस्टेंस है। लेकिन इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, ध्यान रखना। इसका हम कुछ नया नाम देंगे और इसको हम नाम देंगे, उस नाम को हम समझ लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया ना कि आपके पास क्या निकल के आ गया, आपके पास निकल के आ गया वी जीरो अपॉन आई जीरो बराबर ओमेगा एल। और ओमेगा एल को मैंने एक्सएल से दिखाया और एक्सएल बराबर क्या बोला मैंने, ओमेगा एल है। और इस एक्सएल को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है सर्किट का, किस सर्किट का, जिस सर्किट में इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस वाला सर्किट तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसको हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते, ध्यान रखना। इसका नाम कुछ और होगा, इसका नाम होता है इंडक्टिव, इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको नाम देते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, यह इंडक्टिव रिएक्टेंस है इस सर्किट का। आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। एक्सएल बराबर ओमेगा एल है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। देखो एक्सएल एक्चुअल में है कुछ नहीं, देखो वी अपॉन आई बराबर आर होता है ना, तो ये रेजिस्टेंस ही है। लेकिन कौन से सर्किट का रेजिस्टेंस है, ऐसे सर्किट का जिस सर्किट में इंडक्टेंस कॉइल जुड़ी है। तो लेकिन इसको रेजिस्टेंस बोलना भी नहीं है, इसको बोलना है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल आपके पास इस तरीके से निकल के यहाँ पे आ गया। अब देखो जो इक्वेशन एक्चुअल बनी थी वो इक्वेशन आपके पास लास्ट में क्या बन के आई थी, यहां तक तो हम पहुंच गए ना। हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में सीख लिया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, जिसको हम ओमेगा एल बोलते हैं, ठीक है। अब जो मेन इक्वेशन बनी थी उस इक्वेशन को जरा दोबारा मैं लिख लेता हूं। वो बनी थी आई बराबर आई जीरो है ना, आई जीरो बराबर साइन, और वो क्या बचा था आपके पास, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इस तरीके से वो बच गया था। ये इक्वेशन बनी तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन, क्योंकि आई जीरो लिख देना मैंने उस सारे टर्म की जगह। यहाँ पे क्या आया था आई जीरो की जगह, आई जीरो की जगह क्या आया था वहां पे, वी जीरो अपॉन ओमेगा एल निकल के आया था। तो मैंने डायरेक्ट आई जीरो लिख दिया। अब देखो आप ध्यान से देख रहे होंगे आई की इक्वेशन ये है। अब इस इक्वेशन के सामने मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ कुछ समझाने के लिए। देखो आपको डेरिवेशन यहीं तक करना है, ध्यान रखना, डेरिवेशन यहीं तक करना है। मैं तो आपको कुछ समझाने के लिए ये कुछ चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे करके बता रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशन यहीं तक है, आपको ध्यान रखना है, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस तक आपको ये डेरिवेशन करना है। उसके आगे मैं आपको कुछ समझा रहा हूं ताकि हमें यहाँ पे एक फेजर डायग्राम या फिर एक ग्राफ को ड्रॉ करना है। आई की इक्वेशन ये निकल के आई हमारे पास इस ये वाली डेरिवेशन से। और वी की इक्वेशन क्या होती है, देखो वो होती है वी जीरो साइन ओमेगा टी, यही तो होती है वी की इक्वेशन। अब देखो वी की इक्वेशन तो साइन ओमेगा टी है, यहाँ जो है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। इसका मतलब आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। देखो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा, आपको उस लाइन का मतलब समझ रहा है कि द वोल्टेज इज फॉरवर्ड, वोल्टेज क्या है, फॉरवर्ड, देन करंट बाय फेज एंगल पाई बाई टू, यानी कि 90। देखो दिख रहा है आपको 10 सर्किट, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 10 सर्किट विच कंटेन इंडक्टेंस, ऐसे भी लिख दो यहाँ पे लिख दो, इसके आगे लिख दो, हाँ ठीक है। मैंने क्या बोला, इसके आगे लिखना पहले 10 सर्किट विच कंटेन्स इंडक्टेंस हैज द वोल्टेज इज फॉरवर्ड देन करंट बाय फेज एंगल पाई बाई टू। देखो यहाँ पे जो करंट, जो आपके पास वोल्टेज है ना, वोल्टेज को आप ध्यान देखो, यहाँ पे केवल वो ओमेगा टी है। और करंट में देखो ओमेगा टी किससे माइनस पाई बाई टू हो रहा है, माइनस 90 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो करंट है ना वो करंट पाई बाई टू एंगल पीछे चल रही है, किससे पीछे चल रही है, वोल्टेज से। तो आपको याद रखना है कि ऐसा सर्किट, जिस सर्किट में आपके पास इंडक्टेंस हो उसमें वोल्टेज करंट से पाई बाई टू एंगल आगे होती है। क्या बोला मैंने, वोल्टेज करंट से पाई बाई टू एंगल आगे होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था वोल्टेज इज फॉरवर्ड देन करंट बाय फेज एंगल पाई बाई टू। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं उल्टा करके, इसे क्या, जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल क्या होती है, पीछे होती है, बैकवर्ड्स होती है, इस तरीके से। अब आप इसका फिगर बनाते हैं, देखो हम देखो ये फिगर मैं थोड़ा सही करके बनाता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे समझ में आना चाहिए। टी हो गया, इधर वोल्टेज भी हो गया, करंट भी हो गया। मैंने बोला वोल्टेज का इक्वेशन तो आपने ये बना दिया कि ये वोल्टेज का क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ये वी का ग्राफ है, ध्यान रखना, ठीक है। ये एरो करके मैंने बोला ये वाला वी का आपके पास क्या है, ग्राफ है। अब करंट का ग्राफ देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, याद रखना, और ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा
और ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। देखो यहाँ पे वोल्टेज का ये जो दिख रहा है आपको वोल्टेज वाला ग्राफ, ये वाला तो करंट का ग्राफ हो गया आई का, ये वाला ग्राफ वोल्टेज का है। देखो वोल्टेज की पीक वैल्यू देखो यहाँ पे है, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू जल्दी आ गई देखो, और करंट की पीक वैल्यू यहाँ आ रही है, देख रहे हो तुम, π/2 एंगल बाद। तो आपको यही समझना है कि देखो यहाँ पे V और I का ग्राफ तो मैंने बनाया, V को यहाँ से स्टार्ट करा, वोल्टेज की पीक वैल्यू बहुत जल्दी आ गई देखो यहाँ पे, जबकि करंट की पीक वैल्यू कितनी देर बाद आ रही है ना, यहाँ पे आ रही है पीक वैल्यू, यानी कि करंट क्या है, पीछे चल रहा है, यानी कि बैकवर्ड है, यानी कि करंट क्या है, π/2 एंगल पीछे है। तो करंट की जो पीक वैल्यू है ना, वो जब वोल्टेज हमारे पास, जब ये जो AC वोल्टेज यहाँ पे, ये जो V की बात कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये V टोटल वोल्टेज है, याद रखना, ये जो ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टेंस कॉइल हो उसका टोटल वोल्टेज ये V है। तो इस V का ग्राफ बनाया, जब V, क्या बोल रहा हूं मैं, V जो है अपनी पीक वैल्यू π/2 एंगल पहले ही अचीव कर लेता है, देन करंट आई। करंट जो है यहाँ पे AC करंट, वो π/2 एंगल बाद क्या करती है, अपनी पीक वैल्यू को क्या करती है, मेजर करती है, यानी कि अचीव कर लेती है। जबकि वोल्टेज क्या कर देता है, वोल्टेज π/2 एंगल पहले ही, किससे π/2 एंगल पहले, करंट से π/2 एंगल पहले अपनी पीक वैल्यू क्या करता है, अचीव कर देता है। इसलिए वोल्टेज का जो ग्राफ है आपको इस तरीके से दिख रहा है, और करंट का ग्राफ उससे बाद में दिख रहा है, यानी कि करंट का ग्राफ जो है उसकी पीक वैल्यू करंट की वो बाद में आ रही है, ठीक है ना। इस इक्वेशन का मतलब यही है, ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो क्या है भाई, फॉरवर्ड है, देन करंट बाय द फेज एंगल π/2, और उस ग्राफ को आपको इस तरीके से यहाँ पे बनाना है। या फिर आपको देखो फेजर डायग्राम बनाना है ना, ये चित्र कट कर देना, मैं पहले बताइए आपको इस तरीके से बना सकते हैं। देखो हाँ, ये एक V बना लो, ठीक है, ये V बनाया, V क्या है आपके पास, फॉरवर्ड है, और जो करंट है वो बैकवर्ड है, तो ऐसे बना लो इसको, V और I, इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, V और I, ठीक है। कितने का फेज डिफरेंस मैंने बताया था, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। आप इसको ग्राफ की तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो V हो गया, और ये हो गया I, और V और I के बीच का जो फेज एंगल है 90 है, और मैंने आपको ये बताया V फॉरवर्ड होता है तो V ऊपर की तरफ है, और करंट जो है नीचे की तरफ है। इस तरीके से हमने ये सर्किट कंप्लीट कर लिया। ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टेंस कॉइल हो, उस सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है, और उस सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, कौन फॉरवर्ड होता है, कौन बैकवर्ड होता है। और हमने यहाँ पे एक नई चीज सीखी, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे हमने कहा, वो क्या है भाई, इंडक्टेंस कॉइल, ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टेंस कॉइल हो, उस सर्किट का रेजिस्टेंस होता है वो, लेकिन उसको रेजिस्टेंस नहीं कहना मैंने बोला, उसको बोलना हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये आपके पास क्या था, आज का टॉपिक था, जिसमें हमने पढ़ा AC सर्किट कंटेनिंग क्या, इंडक्टेंस। तो ये टॉपिक के बारे में आपको जो भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।